नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 42 पढ़ेंगे। इसका पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, आखिरी पार्ट पढ़ेंगे इसका, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 41 पढ़ेंगे आर्थिक जीवन में। तो चैप्टर नंबर 41 आर्थिक जीवन में परिवर्तन 1858 से लेकर 1947 तक। और इसका हम लोग पार्ट नंबर आज इसका जो है पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। तो परिवहन का विकास। तो आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, परिवहन का विकास से। तो देश के आर्थिक विकास के लिए परिवहन और संचार के अच्छे साधन आवश्यक है। 19वीं सदी के मध्यकाल तक इन मामलों में भारत की स्थिति चिंताजनक थी। उस समय तक देश में केवल 2 अधूरी मुख्य सड़कें थी, एक कलकत्ता और दिल्ली के बीच और एवं दूसरी बम्बई और आगरा के बीच। 19वीं सदी के लगभग मध्यकाल से परिवहन और 1850 के बाद परिवहन और संचार के साधनों को उन्नत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। सड़कें बनाने के अतिरिक्त परिवहन और संचार के नए साधनों को विशेषकर रेलवे और टेलीग्राफ को प्रारंभ किया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह से अंग्रेज को यह ज्ञात हो गया कि भारत पर अपना शासन कायम रखने के लिए उन्हें संचार के साधनों का विस्तार और विकास करना होगा। ब्रिटेन के हित में भारत के आर्थिक शोषण को तीव्र बनाने के लिए भी परिवहन और संचार के साधनों में सुधार करना आवश्यक था। तो ब्रिटेन के हित में भारत के आर्थिक शोषण को तीव्र बनाने के लिए भी परिवहन और संचार के साधनों में सुधार करना आवश्यक था, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेलवे। तो रेलवे ने भारत की परिवहन व्यवस्था में एक प्रकार की क्रांति पैदा कर दी। भारत में रेल लाइन बिछाने का प्रथम प्रस्ताव मद्रास में 1831 में आया था, जिसमें रेल के डिब्बों को घोड़ों से खींचने का प्रस्ताव था। 1834 ईस्वी में पहली बार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से वास्तव चालित रेलवे स्थापित करने का निर्णय लिया। भारत में रेलवे लाइन लाने वाले अग्रणी व्यक्ति रोलैंड मैकडॉनल्ड स्टीफेंसन थे। तो भारत में रेलवे लाइन लाने वाले अग्रणी व्यक्ति रोलैंड मैकडॉनल्ड स्टीफेंसन थे। भारत में रेलवे निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास लॉर्ड डलहौजी 1848-56 के शासन के द्वारा किया गया था। पहली रेल 1853 ईस्वी में मुंबई इस्पात थाने की मध्य प्रारंभ की गई। अगले वर्ष कलकत्ता से बंगाल की पश्चिमी क्षेत्र की कोयला खानों से रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया। 1856 ईस्वी में मद्रास को आरकोनम के साथ जोड़ा गया। और इसके बाद सरकार और निजी कंपनियों के प्रयासों से रेलवे का तेजी से विकास हुआ। भारत में रेलवे के निर्माण कार्य में ब्रिटिश व्यापारियों और ठेकेदारों ने अत्यधिक लाभ कमाया। प्रारंभिक वर्षों में रेलवे विभाग ने बड़ी लाइनों के निर्माण पर अत्यधिक बल दिया। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े बंदरगाहों को देश के भीतरी भागों के महत्वपूर्ण शहरों और कृषि क्षेत्रों के साथ जोड़ा गया। और इस प्रकार क्षेत्र के महत्वपूर्ण शहर रेलवे के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े गए थे। तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े बंदरगाहों को देश के भीतरी भागों के महत्वपूर्ण शहरों और कृषि क्षेत्रों के साथ जोड़ा गया। और इस प्रकार देश के महत्वपूर्ण शहर रेलवे के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े गए थे। नेक्स्ट अब भारत में रेलवे के विकास। तो भारत में रेलवे निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे लाइन लाने वाले अग्रणी व्यक्ति रोलैंड मैकडॉनल्ड स्टीफेंसन थे। भारत में रेल लाइन बिछाने का प्रथम प्रस्ताव मद्रास में 1831 में आया था, जिसमें रेल के डिब्बों को घोड़े से खींचने का प्रस्ताव था। भारत की प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच चलाई गई। 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच दूसरी रेलवे लाइन स्थापित की गई थी। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार एवं रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ था। 1902 ईस्वी में मिस्टर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेल आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य, एक गुरुदास बनर्जी और सैयद बिलग्रामी शामिल थे। 1902 ईस्वी में मिस्टर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेल आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य, गुरुदास बनर्जी और सैयद बिलग्रामी शामिल थे। 1908 ईस्वी में रेलवे की स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा प्रदान किया गया। 1908 ईस्वी में रेलवे को स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा प्रदान किया गया। 1924 ईस्वी में एक वर्ष समिति के सुझाव पर रेल बजट को समान बजट से पृथक कर दिया गया था। 1924 ईस्वी में एक वर्ष समिति के सुझाव पर रेल बजट को समान बजट से अलग कर दिया गया। वर्ष 2016-17 के बजट से रेल बजट को समान बजट के साथ पारित करना प्रारंभ कर दिया गया।
तो वर्ष 2016-17 के बजट से रेल बजट को समान बजट के साथ पारित करना जो है प्रारंभ कर दिया गया था। 19वीं सदी के अंत तक 24,752 मील 39,834 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन देश में तैयार हो गई थी। रेलवे लाइनों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों को देश के अंतरिक्ष क्षेत्रों से जोड़ना था, जो अंग्रेजों के आर्थिक हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने पर बहुत कम ध्यान दिया गया, जिससे देश के एक भाग में निर्मित वस्तुओं को दूसरे भागों में पहुंचाने में सुविधा होती। रेलवे ने माल भाड़ा के बारे में जो नीति अपनाई, उससे भी अंग्रेजों का मंशा स्पष्ट होती थी। देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेलवे से माल पहुंचाने में अधिक परिवहन लागत लगती थी, लेकिन बंदरगाहों से माल को देश के अन्य भागों में पहुंचाने में कम परिवहन लागत लगती थी। भारत में रेलवे लाइन बिछाने के पीछे अंग्रेजों का एक और प्रमुख उद्देश्य था, भारत पर अंग्रेजों के शासन को मजबूत बनाना। वैसे क्षेत्र जो प्रतिरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, उन्हें सेना को स्थानांतरित करने के लिए आपस में जोड़ दिया जाए। बाद में विशेषकर प्रथम महायुद्ध के दौरान जब भारतीय उद्योगों का कुछ विकास हुआ, तब रेलवे नीति में परिवर्तन करने की मांग की गई। भारतीयों ने मांग की रेलवे को विदेशी हितों की बजाय भारत की आर्थिक आवश्यकताओं का अत्यधिक ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि रेलवे को अत्यधिक लाभ पहुंचा रहा था और परंतु उस लाभ का एक बड़ा भाग देश के बाहर जा रहा था। रेलवे पर मुख्यतः सरकार का स्वामित्व था, परंतु उनका प्रबंध ब्रिटिश कंपनी के हाथों में था। इस स्थिति में 1947 ईस्वी तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुए। हालांकि उस समय तक देश के करीब 70,000 मील लंबी रेलवे लाइन बन चुकी थी तथा विश्व का सबसे बड़ा रेलवे संजाल भारत में ही था। रेलवे का भारतीय अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा। लोगों और वस्तुओं का आवागमन तीव्रगामी, सस्ता और सुरक्षित हो गया। देश के भीतरी भागों में उत्पादित वस्तुएं बाहरी बाजार में पहुंचने लगी। रेल मार्गों के कारण अकाल के संकट को दूर करना संभव हुआ, क्योंकि जहां सूखा पड़ा वहां रेल मार्ग के द्वारा अनाज पहुंचाने में आसानी हो गया था। ठीक है, रेलवे ने उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि जहां कारखाने स्थापित किए गए थे, वहां बड़ी मात्रा में कोयला और कच्चा माल पहुंचाना संभव हुआ। रेलवे ने देश के विभिन्न भागों में वस्तुओं की कीमतों के लगभग संतुलित करने में योगदान दिया। और पहले जहां वस्तुओं का उत्पादन होता था, वहां उनकी भरमार होती थी और कीमतें भी कम होती थी, परंतु अन्य स्थानों पर जहां उनकी कमी होती थी, वहां उनकी कीमतें अधिक होती थी। ठीक है, अब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना आसान हो गया था, इसलिए कीमतों में पहले से कम अंतर रहने लगा। रेल मार्गों के निर्माण में समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ। तो रेल मार्गों के निर्माण में समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ। ये वे अकुशल श्रमिक थे, जिनको रेल मार्गों के निर्माण और उनके रख रखाव का काम दिया गया था। इस प्रकार समाज में एक ऐसे समुदाय का उदय हुआ जो अपनी आजीविका के लिए भूमि या दस्तकारी पर आश्रित नहीं थे। इस नए समुदाय के लोग मूलतः गरीब किसान या भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे। इंग्लैंड में रेलवे के आरंभ में कुछ वर्ष पश्चात भारत में रेलवे की शुरुआत हो गई थी। रेलों के लिए बड़े पैमाने पर लोहे एवं कोयले का इस्तेमाल होता था और उनमें एक आधुनिक मशीन भाप का इंजन प्रयोग होता था। रेलवे की स्थापना के साथ भारत में आधुनिक उद्योग, लोहे, इस्पात उद्योग और रेल इंजन बनाने वाले कारखानों की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रेलवे की स्थापना का उद्देश्य भारत का औद्योगिक विकास करना ही नहीं, बल्कि भारत का और अधिक आर्थिक शोषण करना था। रेल इंजन इंग्लैंड से आयात किए जाते थे, क्योंकि भारत के लोहा और इस्पात उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। कोयला खनन को विकसित किया गया, परंतु उसका मुनाफा भारतीय कोयला खानों के अंग्रेज मालिकों को मिलता था। रेलों के मरम्मत के लिए भारत में कुछ कारखाने स्थापित किए गए थे। रेल मार्ग के विस्तार के साथ साथ नई सड़कों का निर्माण किया गया, और जिसके कारण गांवों को आपस में जोड़ा गया। इसके कारण गांव में पैदा की जाने वाली फसलों को बाहर के बाजारों में बेचना आसान हो गया था। साथ ही बाहर तैयार हुई वस्तुओं को अब गांवों में बेचना संभव हो गया था। परिवहन के साधनों में किए गए ये सभी सुधार अंग्रेजों के हितों को बढ़ाने के लिए थे, परंतु इनसे देश के विभिन्न भागों को एक दूसरे के निकट लाने में सहायता मिली थी। ठीक है,
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारत में आधुनिक उद्योग। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योग अस्तित्व में आए थे। ये दो प्रकार के थे, विज्ञान उद्योग और मशीन उद्योग। इन उद्योगों पर प्रमुखतः ब्रिटिश कंपनियों का स्वामित्व और नियंत्रण था। भारतीय भी कुछ उद्योगों के मालिक थे, परंतु सरकार से सहयोग न मिलने के कारण भारतीयों ने इन उद्योगों का तेजी से विकास नहीं हो सका। औद्योगिक विकास के प्रारंभिक दौर में प्रत्येक देश को विदेशी प्रतियोगिता से अपने को बचाने के लिए संरक्षण की नीति अपनानी पड़ती थी, परंतु भारत में ब्रिटिश सरकार ने लंबे समय तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इससे इंग्लैंड में के हितों को हानि पहुंची थी। स्वदेशी आंदोलन जो 7 अगस्त 1905 को में प्रारंभ हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग था। इसने भारतीयों को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। पिछली सदी के तीसरे दशक में कुछ उद्योगों का संरक्षण प्राप्त हुआ और दूसरे महायुद्ध के दौरान सैनिक प्रयोग व लोगों के उपयोग दोनों के लिए वस्तुओं की मांग बढ़ी। जितनी वस्तुएं आयात होती थी उससे मांग कहीं अधिक होती थी। ऐसी स्थिति में भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक था तथा सरकार ने उन्हें संरक्षण का आश्वासन दिया, लेकिन बड़े स्तर पर औद्योगिकरण का आरंभ भारत के स्वतंत्रता होने के बाद ही हुआ। बागान क्या था? तो यूरोपियों ने जिन क्षेत्रों में भारतीय स्रोतों का सबसे अधिक लाभ उठाया उनमें से एक था बागान उद्योग। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में नील से रंग तैयार करने के साथ हुई। बिहार और बंगाल के कुछ खास जिलों में नील की खेती की जाती थी। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में 1805 ईस्वी तक नील एक प्रमुख वस्तु हो गई थी, परंतु 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में नील की मांग घटती गई, क्योंकि तब सस्ते और अधिक टिकाऊ कृत्रिम रंगों का उत्पादन प्रारंभ हो चुका था। भारत में चाय बागान उद्योग की स्थापना 19वीं सदी के मध्यकाल में हुई थी, जिसके बड़े बागान असम, बंगाल और दक्षिण भारत में थे। धीरे धीरे चाय का उत्पादन बढ़ता गया तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में विश्व के चाय बाजार में भारत का प्रथम स्थान हो गया। 1940 ईस्वी तक भारत में उत्पादित चाय का 80% निर्यात होने लगा था और इंग्लैंड इसके लिए सबसे बड़ा बाजार बन गया था। बागान उद्योग की अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं कॉफी, रबर और सिनकोना थी। भारत में अंग्रेजी राज की समाप्ति तक इन बागान उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी का एकाधिकार बना रहा। भारत में उद्योगों का आरंभ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ और इनमें सूती कपड़े, जूट उद्योग प्रमुख थे। स्थानीय पूंजी इस उद्योग का प्रमुख आधार बनी। सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में कलकत्ता में एक मिल की स्थापना की गई, परंतु इस अपवाद को छोड़कर यह उद्योग बम्बई क्षेत्र में केंद्रित रहा। बम्बई में पारसी कवासाजी नाना भाई डाबर ने 1853 ईस्वी में पहला कारखाना स्थापित किया था और यहीं से उद्योग का इतिहास प्रारंभ हुआ था। JN टाटा द्वारा 1877 ईस्वी में एम्प्रेस मिल नागपुर में प्रारंभ किए जाने के बाद वास्तविक प्रगति आरंभ हुई और परिणाम स्वरूप भारतीय सूती कपड़ा उद्योग लगातार प्रगति करता रहा। इस प्रगति में थोड़ी बाधा तब उत्पन्न हुई जब इंग्लैंड में कपास की मांग बढ़ जाने से इसकी कीमत में वृद्धि हो गई थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद पहले सूती कपड़े का उत्पादन करने वाले देशों में भारत का चौथा स्थान था। अधिकांश जूट मिलें अंग्रेजों के अधिकार में थी, परंतु भारतीयों ने कई सूती कपड़ा मिलें स्थापित की थी। भारतीय सूती कपड़ा उद्योग ने पहले अंग्रेजी कपड़ा उद्योग का और बाद में जापानी कपड़ा उद्योग से प्रतिस्पर्धा का सफलतापूर्वक सामना किया। भारतीय सूती मिलों द्वारा तैयार किए गए धागों का करघा उद्योग में बड़े स्तर पर उपयोग किया गया। अधिकतर सूती कपड़ा मिलें बम्बई, अहमदाबाद, मद्रास में स्थित थी। आरंभ में जूट उद्योग बंगाल का एक कुटीर उद्योग था। भारत में प्रथम जूट कारखाना 1855 ईस्वी में श्रीरामपुर, बंगाल के निकट सिरिसरा में प्रारंभ किया गया था। इस उद्योग पर पूरी तरह से यूरोपियों का आधिपत्य रहा। कुछ समय तक भारतीय जूट उद्योग को डंडी, स्कॉटलैंड की जूट मिलों से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा, परंतु 19वीं सदी के अंतिम चरणों में भारतीय जूट उद्योग का विश्व बाजार में लगभग एकाधिकार स्थापित हो गया। आधुनिक उद्योगों के लिए लोहा, इस्पात, सीमेंट, विविध रसायन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खनिज तेल का बड़े पैमाने पर उपयोग से पहले कोयला ही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत था। भारत के कोयला खानों में 1854 ईस्वी में काम प्रारंभ हुआ था। रेलवे के विस्तार और उद्योगों के विकास के साथ कोयले की मांग बढ़ती गई। लंबे समय तक कोयले की सबसे अधिक खपत रेलवे के लिए होती रही। अनुमान है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में औसत किस्म के कोयले के विशाल भंडार स्थित हैं।
भारत में आधुनिक तरीके से लौह गलन की शुरुआत 1876 ईस्वी में हुई, परंतु भारत में लोहे और इस्पात उद्योग की वास्तविक प्रारंभ तब हुई तब हुआ जब 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में प्रसिद्ध टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी का कारखाना स्थापित हुआ। इसके बाद बंगाल और मैसूर में भी लोहे के छोटे कारखाने स्थापित हुए। भारतीय पूंजी का प्रयोग ज्वाइंट बैंकों में भी हुआ, जिनका मुख्य उद्देश्य था व्यापारिक तथा अन्य गतिविधियों के लिए पैसा उधार देना। और इस क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण बैंक थे, निम्नलिखित थे। भारत में बैंकों की स्थापना पंजाब नेशनल बैंक 1895 में, और बैंक ऑफ इंडिया 1896 में, इंडियन बैंक 1907 में, सेंट्रल बैंक 1911 में, और द बैंक ऑफ मैसूर 1913 में। तो पंजाब नेशनल बैंक 1895 में, तो पंजाब नेशनल बैंक 1895 में, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, इंडियन बैंक 1907 में, सेंट्रल बैंक 1911 में, और द बैंक ऑफ मैसूर 1913 में था। ठीक है। तो लोहे से बनने वाली अनेक प्रकार की वस्तुओं के कारण अभियांत्रिक उद्योगों का विकास संभव हुआ, और भारत में लोहे और इस्पात उद्योग की स्थापना प्रमुख रूप से भारतीय पूंजी कौशल और उद्यम के द्वारा की गई थी। तो लोहे से बनने वाली अनेक प्रकार की वस्तुओं के कारण अभियांत्रिक उद्योगों का विकास संभव हुआ, और भारत में लोहे और इस्पात उद्योग की स्थापना प्रमुख रूप से भारतीय पूंजी कौशल और उद्यम के द्वारा हुई थी। भारत में लोहे तथा इस्पात का उत्पादन अत्यधिक कम होता था। रसायन उद्योगों में भी नगण्य प्रगति थी। सीमेंट उद्योगों का विकास 1930 से होने लगा था। भारतीय स्वामित्व वाला एक प्रमुख व्यवसाय चीनी उद्योग था, जिसका 1930 ईस्वी के बाद तेजी से विकास हुआ। मशीन निर्माण के उद्योगों में बहुत कम प्रगति हुई। इस उद्योग का विकास न होने के कारण विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनें विदेशों से आयात करनी पड़ी थी। यद्यपि उद्योगों में कुछ सुधार हुआ था, परंतु स्वाधीनता मिलने तक भारत में उद्योगों को बहुत सीमित विकास हुआ था। भारत के कुछ ही भागों में उद्योगों के स्थापित किए गए थे, और इनमें से अधिकांश उद्योग अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, इसलिए उनके द्वारा कमाया गया लाभ इंग्लैंड में भेज दिया जाता था। यह तब होता था जब देश में मानव श्रम और कच्चे माल के स्रोत विपुल मात्रा में उपलब्ध थे, तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए देश विदेश में बाजार भी सहज उपलब्ध थे। यह स्थिति मुख्यतः अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का परिणाम था। ब्रिटेन ने अपने हितों के लिए भारत को औद्योगिक रूप से पिछड़ा बनाया रखा, और भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के सामने अत्यंत बिगड़ी अवस्था में पहुंच गई थी। इस प्रकार हमारा आज का जो चैप्टर होगा यहीं पर समाप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आपका भारतीय धन का बहिर्गमन। तो भारत धन का जो है कैसे बाहर ले जाया गया, ठीक है, उसको पढ़ने का। आज के पास इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।